बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करते हैं, तो जब हम लेंस की स्टडी करते हैं तो लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। जैसे मान लो अच्छे लेंस है, लाइट इसमें एंटर करती है, फर्स्ट टाइम इस पे रिफ्लेक्शन होता है, सेकंड टाइम यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट को दो बार रिफ्लेक्शन से सफ़र करना पड़ता है। अब होता क्या है कि अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है तो आपको दो बार रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट सबसे पहले हमको रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। देखो अच्छा, मान लो ये हमारा एक रे डायग्राम है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। जैसे मान लो स्फेरिकल सरफेस का मतलब कि मान लो जैसे ये लेंस है, तो यहाँ किसी लेंस में जब लाइट एंटर कर रही होती है तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट आ रही होती है। फर्स्ट मीडियम आमतौर पे क्या होता है, एयर, और सेकंड मीडियम क्या होता है आमतौर पे, ग्लास। ग्लास वही जो लेंस का मीडियम होता है। तो यहाँ से यहाँ लाइट एंटर कर रही होती है। तो बेसिकली हमने वही दिखाया कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। जब एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमको पता है बच्चों जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चे, और देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट मिलता है। इधर देखो बच्चे, तो ये हमारा रे डायग्राम है, फिगर है। बट इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये फिगर वगैरह है, अगर डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आता है तो आपको रट के जाना पड़ेगा अच्छे से। देखो एंट्रेंस में तो आपको सीधे सीधे रिजल्ट काम आएगा, बट सीबीएसई में तो हमको पूरा का पूरा फॉर्मूला वगैरह सब फिगर देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब ये हमारी फिगर है, इसमें ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, ये रे दिखा रखी है, यहाँ इमेज बन रही है। ये जो कर्वेचर है उसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रखा है। ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखी है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये नॉर्मल है। तो ये सब ऐसे फिगर में सब दिखा रखा है। तो सबसे पहले बच्चे हम जब डेरिवेशन चालू करते हैं तो हम लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि हमको स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि आप कहीं भी रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हो लेंस के अंदर, क्योंकि लेंस जो बना होता है वो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन पे ही बना होता है, और जहाँ कहीं आप रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हो वहाँ स्नेल्स लॉ हमेशा लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगेगा तो हमें क्या लगाना होगा, n1 sin i = n2 sin r। तो मेनली i और r हमें चाहिए। क्या चाहिए? i और r। अब देखो अच्छा होता क्या है, जैसे हम i और r की बात करते हैं तो हम i और r को उन वैल्यूज़ में पुट करने की कोशिश करते हैं जो वैल्यू हमको डिफाइंड हो, क्योंकि i और r को सिंपली कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, एंगल्स होते हैं। तो हम ऐसी वैल्यूज़ की फॉर्म में पुट करना पसंद करते हैं जो बेसिकली डिस्टेंस की फॉर्म में हो। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो पता चलेगा क्या है। अब देखो ये बच्चे हमारे पास ये पूरी फिगर है, इसमें हम कुछ ट्राइंगल्स मान लेते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, नाम हम दे रखे हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल NOM। क्या लेते हैं? NOM। तो NOM में tan थीटा जो होगा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला है NOM। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका? ये होगा, और बेस क्या होगा? OM। तो ये हो गया बच्चों। फिर ट्राइंगल लेते हैं ये वाला छोटा वाला NCM। तो 10 NCM लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? MN। बेस क्या होगा? MC। और फिर ये लेंगे पूरा वाला कंप्लीट NIM। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? NM। और बेस क्या होगा? MI। तो ये बच्चे हमने ये तीन ले लिया। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये स्टार्टिंग में लिए क्यों जा रहे हैं? बेसिकली हमको I और R निकालना है। क्या निकालना है? I और R। क्यों? क्योंकि I और R निकालेंगे तो हम स्नेल्स लॉ में लगाएंगे, और I और R निकालने के लिए हमें ट्राइंगल लेने पड़े। क्यों लेने पड़े भी बताते हैं। देखो बच्चे इधर देखो। अब इसमें क्या होता है, एक मिनट जाओ बच्चे, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमने एंगल ले लिया, तो अगर एंगल स्मॉल होता है तो आप tan थीटा लिखो या सिर्फ थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आप ये भी लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा = थीटा होता है, तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, एंगल दिस एंगल। बट इसके लिए एंगल को क्या लेना पड़ेगा? आपको रेडियन में लेना पड़ेगा आगे। तो चाहे tan थीटा हो चाहे थीटा हो, बात क्या होती है? बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, हमको I और R चाहिए। तो देखो अच्छा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है NOC, ये वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है? ये अब इस ट्राइंगल में क्या है, देखो जैसे हम थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देते हैं, ये ट्राइंगल है ऐसा। अब इन दोनों एंगल का जो सम होगा, इसका और इसका, वो इसके बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चे? इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि अंदर के जो एंगल है उन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होती है। तो इस बिहाफ पे जैसे मान लो यहाँ पर है ट्राइंगल है, देखो तो कौन कौन सा एंगल, इस और इस एंगल का सम इसके बराबर होगा। कौन कौन सा एंगल हुआ ये? NCM। ये वाला एंगल कौन सा हुआ? NCM। और ये वाला एंगल क्या हुआ? NOM। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? बाहर वाले के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही तो कहती है।
कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले के सम के बराबर होता है। अब देखो अच्छा, यहाँ पर हमने ये एंगल लिख लिया, तो हमने आपको बताया कि 10 की जगह आप डायरेक्टली एंगल ले सकते हो। तो NOM की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, MN/OM, और NCM की वैल्यू क्या आई, MN/MC। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, I की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमको I निकालना है और क्या निकालना है, R निकालना है, ताकि हम स्नेल्स लॉ लगाएं। तो ये I की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हमको एंगल R निकालना है, तो एंगल R किधर है, इधर। तो एंगल R के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बचा हुआ ट्राइंगल है, इसके लिए हमने क्या लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया ना, ये वाला, ये यहाँ से लेके ये लिया। अब बचा क्या, ये रीजन बच गया। अब इसके लिए बचा हुआ रीजन कंसीडर करते हैं। बचा हुआ रीजन क्या है, ये वाला रीजन है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये बच्चा, हाँ ये देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये बच्चा वाला रीजन। अब बच्चे वाला रीजन जो दिख रहा है, ऐसे ऐसा दिख रहा है, रिमेनिंग रीजन। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा, इसका वो इसके बराबर होगा। ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये क्या एंगल है, एक्सटर्नल। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला क्या है, R, और ये वाला क्या है, NIC या NIM, जो भी बोलो, NIC बोलो या क्योंकि NIM बोलो। ये क्या है, NIM, और ये वाला एंगल कौन सा है, NCM। ये कौन सा है, NCM। तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी, कोई बच्चा बताएगा क्या लिखूँ मैं इक्वेशन, किसको किसके बराबर, एंगल NCM मतलब इसका जो ये जो होगा, इन दोनों के अंदर वाले के सम के बराबर, R प्लस NIM। ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है कि हमको R चाहिए, क्या चाहिए, R। तो R की वैल्यू कैसे आएगी, तो R की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो R किसके बराबर होगा बताना, जो R होगा वो किसके बराबर होगा, NCM, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NIM। ठीक है, समझे बच्चे। अब NCM और NIM की वैल्यूज हम कहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से NCM की वैल्यू जो आई थी, क्या होती है NCM की वैल्यू, MN/MC, और NIM की वैल्यू क्या आई थी, बताना, MN/MI, ये पुट कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ, एंगल I और एंगल R आ गया। अब कई बच्चों में डाउट होता है, सर I और जो R आ रहा है वो तो डिस्टेंस की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली MN और MC वगैरह की क्या डिस्टेंस है, हमको बेसिकली सब डिस्टेंस की फॉर्म में ही चाहिए। हमको एंगल, देखो कभी भी आप जब एंगल लिखते हो तो एंगल और डिस्टेंस का रिलेशन होता है। जैसे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, पता है ना आप लोगों को। तो tan थीटा की जगह आप उसको डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। डिस्टेंस की फॉर्म में हमें लिखने से फ़ायदा ये है कि डिस्टेंस की फॉर्म में हम उस तरीके से कन्वर्जन कर लेंगे कि जो चीज़ हमें पता है, नोन चीज़ें हैं, वो हम पुट करें तो अननोन चीज़ हमको मिल सके। मतलब इस तरीके से हम फाइनली अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास I और R आ गया। अब जैसे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं चाहें तो यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे लाइट रे आई और लाइट रे बेंड हो गई। अगर बेंड ना होती तो कैसे जाती बताना भाई, सीधे सीधे जाती ना भाई, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी। अब बेंड हुई तो स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 sin I = N2 sin R। N1 मतलब फर्स्ट मीडियम और N2 मतलब सेकंड मीडियम। I एंगल ऑफ इंसिडेंस और R एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब होता क्या है, जैसे मान लो जब हम ये न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो हमारी एक अजम्पशन होती है कि जो एंगल्स हैं वो स्मॉल है। अभी फिलहाल इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे कि I और R स्मॉल क्यों है, बट ये अगर एंगल स्मॉल है तो साइन I को आप क्या लिख सकते हो, I, और साइन R को क्या लिख सकते हो, R। मैंने आपको बताया था जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा को थीटा और साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। बट थीटा को किस में लेना पड़ेगा आपको, रेडियन में लेना पड़ेगा। अब ये आगे बढ़ते हैं, चलो N1 आ गया। I की वैल्यू क्या आई, I कहाँ है, MN/OM प्लस MC इज इक्वल टू क्या आया, N2 R, MN/MC माइनस MN/MI। अब क्या अच्छा, MN को कॉमन ले लो, MN को दोनों साइड से क्या ले लो, इस साइड, पता है समझ में आया, यहाँ से MN को बाहर ले लो और यहाँ से MN, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और 1 हो जाएंगे। और अब N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, N1/OM प्लस N1/MC, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो N2/MC माइनस N2/MI। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट, ठीक है। अब एक काम करो, जिसका बेस सेम है उसको साथ साथ कर लो। इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ,
तो ये क्या हो जाएगा, N1 बाय OM प्लस N2 बाय MI, ठीक है। बेस सेम हो जाता है तो आसानी से लिख सकते हैं ना, MI। इसको क्या लिख देंगे, N2 माइनस, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और बेस सेम MC। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो अच्छी, वैसे तो यही हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, बट अब आपको थोड़ा सा ना इसमें वैल्यूज पुट करके बताते हैं कि हमने निकाला क्यों। इधर देखो अच्छे, देखो इधर देखो, देखो यहाँ पर OM MI वगैरह है क्या। OM क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है। OM मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं OM। तो यहाँ OM जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या लेंगे माइनस U, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है तो उसको क्या लेते हैं माइनस। और MI क्या है, M और इमेज डिस्टेंस है, इसको क्या लिखेंगे प्लस या माइनस, प्लस। और MC जो है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है, कर्व है, इसका क्या है रेडियस है। हर कर्वेचर का कुछ ना कुछ रेडियस होता है। तो ठीक है, MC को प्लस R लिखेंगे या माइनस R लिखेंगे, प्लस। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस राइट साइड पड़ रहा है, राइट साइड तो होता है तो क्या होता है पॉजिटिव। अब ये वैल्यूज हम चाहें तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा N1 बाय माइनस U प्लस N2 बाय V, N2 माइनस N1 बाय R। चाहे तो इसको आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हो, इसको आगे लिख लो। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। अब आपका मेरे क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला काम का क्या है। देखो इसमें क्या हुआ, ये फॉर्मूला बेसिकली स्नेल्स लॉ ही है, ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में। आपने देखा ये स्नेल्स लॉ से आया है, ये है स्नेल्स लॉ ही, इनडायरेक्टली ये क्या है स्नेल्स लॉ है। बट होता क्या है कि स्नेल्स लॉ को जब हमने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज की फॉर्मूला आ गया जो हमें नोन है, पता है। जैसे मान लो लेंस है, बाहरी मीडियम N1 क्या है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, मतलब N1 N2 की वैल्यू दे दी, हमको बता दिया ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमको R दे दिया। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट इमेज वगैरह सब कुछ चीजें हैं, ये सब जो डिस्टेंस है जिसको हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। I और R को कैलकुलेट करना एंगल कोई सिंपल बात नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नोन है वो पुट कर देंगे तो अननोन चीज़ क्या हो सकती है, आ सकती है ये स्नेल्स लॉ ही। बट हमको हमारे हिसाब से जो चीज़ें गिवन होती हैं और चाहिए होती हैं हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं सूटेबली। समझे बच्चे इस बात को? तो इसको लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट फॉल कर रही है एक सोर्स से, और जो लाइट फॉल कर रही है वो स्फेरिकल सरफेस पे फॉल कर रही है। जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक अलग मीडियम है और ये बिल्कुल अलग मीडियम है, और लाइट यहाँ से इस पे फॉल कर रही है। तो ये जो फर्स्ट सरफेस है हमारा, इसका तो अगर कुछ गिवन नहीं है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम क्या ले लेंगे, एयर 1 मान लेंगे, एयर मान लेंगे। और सेकंड सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। और ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20। क्योंकि इसका रेडियस मतलब राइट साइड ही होगा तो हम 20 ही लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स का डिस्टेंस इससे कितना है, 100 सेंटीमीटर। यू क्या लिखेंगे, -100 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, -n1। n1 क्या है, 1 माइनस u प्लस n2, और v निकालना है आपको। n2 माइनस n1 क्या करेंगे, 0.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20। अच्छा, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 1/40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/100 प्लस 1.5/v इज इक्वल टू 1/40। 1.5/v क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे, 1/100 नहीं, इसको इधर ले आओगे, 1/40 माइनस 1/100 क्या कॉमन ले लें, 200 ले लें, 200 ले लें, क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, ये 1.5/v 3/200 100, v क्या आ जाएगा, +100 सेंटीमीटर। मतलब इसकी इमेज यहाँ बनेगी। अब मैं आपसे एक टास्क देता हूँ बच्चों, आपको एक टास्क देता हूँ। जैसे इसकी इमेज कहाँ बन रही है, +100 ही आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे, यहाँ बन रही है इसकी इमेज। अब मेरा एक टास्क ये है बच्चे, आप ना लॉजिकली ये बताना मुझे। देखो सुनो बच्चे,
ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है। ये लॉजिकली या एक्सपेरिमेंटली बताना कि इस +100 का मतलब क्या है। देखो जब कभी आप फिजिक्स पढ़ते हो उसको समझने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैथमेटिकली, हमने मैथमेटिकली 100 आंसर निकाला है, बट इसका लॉजिकल मीनिंग या एक्सपेरिमेंटल मीनिंग क्या है ये समझ के बताना कि इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है। 100 सेंटीमीटर में इमेज बनने का क्या मतलब है, कुछ दिखाई देगा?